तो चलिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग सीट की पेटी बांध लीजिए। नमस्कार बच्चे लोग। और आज देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ से आप नोट्स बनाना चालू कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स देखिए एग्जैक्टली में इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स क्या है? यह फिजिक्स का वह ब्रांच है। पहले फिजिक्स में कई 5 ब्रांच होते हैं, जिसमें ऑप्टिक्स आता है, मैकेनिक्स आता है। जैसे एक बात बताओ, सबकी कैटेगरी बांटा जाता है ना, आपके घर में जूता कहाँ रखना है, उसके बाद हीरा जवाहरात कहाँ रखना है, पैसे कहाँ रखने हैं, उसके बाद कपड़ा कहाँ रखना है, तो सबका एक सेक्शन बांटा हुआ है ना। उसी प्रकार फिजिक्स में भी किस चीज़ को कहाँ पढ़ना है उसके लिए एक सेक्शन बांटा हुआ है। तो वहाँ पर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, मतलब यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? चार्ज के बारे में। तो क्या बोलेंगे? इट इज ए ब्रांच ऑफ physics, it is a branch of physics in which we study about charge, ठीक है ना। और यहाँ पर दो स्टेट में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, एक रेस्ट में करेंगे और एक किस में करेंगे? मोशन में करेंगे। क्या कहलाएगा बउआ? इट्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा बउआ? इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, ठीक है। यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत क्या यहाँ पर लिखा गया है बच्चे लोग, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यह फिजिक्स का ब्रांच है इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। किस कंडीशन में? रेस्ट और मोशन में। क्या कहलाएगा बउआ? इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि क्या इलेक्ट्रोमैकेनिक्स में रेस्ट और मोशन के आधार पे क्या मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पे हम इसको दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। सबसे पहले जब यह रेस्ट कंडीशन में हो, दूसरा जब यह किस में हो? मोशन में हो। ओके, जब यह रेस्ट कंडीशन में हो और दूसरा यह किस में हो बच्चे लोग? मोशन में हो। थोड़ा फैन ऑफ कर दो, ठीक है, जो कि बिजली बिल बहुत उठ रहा है। तो रेस्ट में हो और मोशन में हो। तो जब ये रेस्ट में होगा और मोशन में होगा, तो जब ये रेस्ट में होगा तो इस रेस्ट के लिए एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही समझा दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब ये मोशन में होगा तो इसके लिए एक शब्द है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। या तो आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं या पढ़ने के बाद आप आराम से बाद में लिख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि हमें यहाँ फोकस करना है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। तो ये जो दो शब्द है आपके सामने, ये आपके सामने मैं ऐसा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लस दूसरे को बोलते हैं स्टैटिक्स। ओके, तो दो शब्दों से मिलकर बना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है बुआ रेस्ट में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम चार्ज का अध्ययन करेंगे। कौन से कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। यानी रेस्ट मतलब जब वो रुका हुआ हो। तो क्या बोलेंगे? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is a branch of physics in which we study about charge in rest state। कौन से स्टेट में जब रहेगा तब अध्ययन करेंगे? रेस्ट स्टेट। इज कॉल्ड, वही क्या कहलाएगा? कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहलाता है बुआ?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं फिर से बोलता हूँ, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट स्टेट। जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, तो हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक चर्चा आता है, ठीक है ना। इस पूरे शब्द में एक शब्द जो हमको सबसे अधिक परेशान कर रहा है, उस शब्द का नाम है चार्ज। ध्यान से देखिए, देखो बच्चे लोग, फिजिक्स में कोई भी चीज नया नहीं होता है, सब पुराने वाले से निकाल के नया टॉपिक का निर्माण होता है। बस आपको निकालने आना चाहिए कि हाँ किस तरह से एक दूसरे का लिंक फंसा हुआ है, तभी आप नहीं भूलिएगा, वरना आप हमेशा भूलते चले जाइएगा। तो बच्चे लोग, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, चार्ज के बारे में। क्या पढ़ना चाहिए बच्चे लोग, कि चार्ज क्या है। बाकी सब कुछ तो हमको समझ में आ गया, चार्ज क्या है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। चैप्टर 1 का नाम लिख करके, चैप्टर 1 को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम बोलते हैं बुआ इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, अब क्वेश्चन आता है कि सर सबसे पहले इसमें पढ़ाइए कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको डिनोट हम या तो बड़े वाले क्यों से कर सकते हैं बाबू, या तो छोटे वाले क्यों से कर सकते हैं। ये क्या होता है सर, ठीक है, बहुत सिंपली मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आप एक बार देख लीजिए अगर चाहेंगे तो, ठीक है ना, कि ये क्या हुआ है, आपको दिखाई दे देगा एक बार, ठीक है, देख लीजिए। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, 2 पार्ट में बटा, उसका डेफिनेशन, पहला चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उसके बाद हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया आपको, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग, मैं इसको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एटम आया, ठीक है, एटम है तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, उसके चारों ओर कौन घूम रहा है बुआ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, एटम, ठीक, एटम। तो एटम है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे सामने आई। सबसे पहले हम लोग जो नाभिक में होता है उसको प्रोटॉन कहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन। इसके बाद जो चीज़ है उसको बोलते हैं वो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और जो चीज़ बचा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब बताइए, प्रोटॉन भी चार्ज है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो अब बताइए, दुनिया में हर वस्तु का निर्माण किससे होता है, एटम से। और दुनिया में हर एटम के निर्माण में कौन सहायक है बुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए, मैं इसको लिखवाऊंगा आपको आगे प्रॉपर्टीज में। तो पहले आप ये समझिए, इन तीनों से निर्माण हुआ। तो आप कह सकते हो कि चार्ज जो है वो सब में पाया जाता है, क्योंकि देखो भैया, बिना एटम के, पहले पूरी बात सुनिएगा, बिना एटम के तो कोई वस्तु बन नहीं सकता है। इस पेन में एटम है, हमारे अंदर एटम है, इस बाल में एटम है, इस बोर्ड के अंदर एटम है, सबके अंदर क्या हुआ, एटम है। और एटम का खुद निर्माण किससे हुआ है, चार्ज से। तो क्या आप इससे कभी दूर भाग सकते हो, नहीं। और जो चीज दुनिया में सब जगह विद्यमान होता है उसको फंडामेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, फंडामेंटल। जैसे ये शब्द आप कहाँ सुनते होइएगा, वोट देना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो आप बताइए, जो फंडामेंटल शब्द है इसका मतलब क्या हुआ, जो सभी को प्राप्त हो, कैदी हो, डॉक्टर हो, चोर हो, सबको प्राप्त है वोट देना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी भी मैटर का क्या है बुआ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है बुआ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो यहां पे मैं लिखूंगा, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर्स। सभी मैटर्स का ये क्या है बच्चे लोग, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इसी चार्ज के अगर मोशन करवा दो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है,
और अगर यही चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी ले आता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव और मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव इस चार्ज के कारण करते हो कि नहीं करते हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं करते हो तो एक बार अपने उंगली को जाके बोर्ड में लगा के देखो, आपको करना मत ऐसा, ठीक है ना, वैसे से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं लगा देना उंगली में, ठीक है ना। तो जब लगाओगे तो आपको झटका मारेगा। कभी तरतराए हो आप लोग करंट से, तो जब आप तरतराओगे तो पता चलेगा कि उसको आपको तरतराने में, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने में किसका योगदान था, चार्ज का। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मैटर ड्यू टू दिस वी कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूं, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मैटर। फंडामेंटल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया हूं, मैं आपको तोड़ दिया हूं, ठीक है ना। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मैटर, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है सभी मैटर्स का, ठीक है ना। ड्यू टू दिस, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, सॉरी ये जो मक्खी है ना, हाँ, तो क्या करते हैं बच्चे लोग, इससे कारण हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट का, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ लोग, चार्ज। अब एक सवाल आता है कि सर इसको डिनोट भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज डिनोटेड बाई क्यू, या तो बड़ा वाला क्यू या तो छोटा वाला क्यू, ओके। अब सवाल आता है चार्ज का फॉर्मूला क्या है। तो देखो बच्चे लोग 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे I बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। तो आप बेसिक फार्मूला क्या बोलिएगा बुआ, Q बराबर I बाई टी, ओके, सॉरी I इंटू टी, ये हमारे पास हुआ बेसिक फार्मूला, क्लियर। अब चलिए सवाल आता है कि इस फार्मूला पे अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं स्मॉल के लिए चेक कर रहा हूँ, है ना, जो वेरिएबल है, तो आप I बराबर लिख सकते हैं बच्चे लोग डी क्यू बट्टे डी टी। तो बताइए तो डी क्यू बराबर क्या लिखिएगा, डी क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई गुने डी टी। इसका मतलब हुआ ये यही फॉर्मूला है, बस ये छोटे के लिए, मतलब स्मॉल चेंज के लिए। स्मॉल के लिए क्यों लिखे सर, जो चीज़ लगातार परिवर्तित हो रहा है, ये कांस्टेंट के लिए है, जैसे कि क्यू का मान 2, टी का मान 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्यू का मान, यहाँ पे आप देखिएगा जरा कॉन्सेप्ट चला ही है, तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे दिया रहेगा q बराबर 2, t बराबर 2। तो बताइए I बराबर क्या होगा। लेकिन यहां पर जो क्यों दिया होगा ना इस वाले सवाल में, वो क्यों आपको ऐसे दिया होगा। तो बताइए यहां पे क्यों हर्ष में बदल रहा है, क्योंकि टाइम का मान बदलेगा, क्यों का मान बदल जाएगा। लेकिन यहां का क्यों फिक्स है कि नहीं, तो जब फिक्स रहेगा तो ये वाला, और जब वेरिएबल रहेगा तो ये वाला, ठीक है। तो जब ऐसा समीकरण दिया होगा तो ये वाला, और जब फिक्स रहेगा तो ये वाला। तो अब बताइए डी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला, आई इंटू डी टी, छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए वेरिएबल, ओके। तो अब बताइए यहाँ पे इंटीग्रेशन आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन मान के चलिए हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, एक आपको सस्ता सा क्वेश्चन करवाता हूँ कि इफ करेंट फ्लो एज अ, तो I बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, 2t एज अ टाइम वेरिएबल, देन फाइंड द चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड। हमें बताना है कि 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा यदि I बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t है। देखो बच्चे लोग, अगर तुमको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को करने हैं तो बहुत सिंपल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा I बराबर डी क्यू बट्टा डी टी। हमें I दिया हुआ है और डी क्यू निकालना है, तो इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। देखो I दिया हुआ है और डी क्यू यानी चार्ज निकालना है, तो हम डी क्यू बराबर ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए, ओके। तो बताओ डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू, और I बराबर बोलिए तो क्या लिखा हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t दिया हुआ है,
और यहाँ पर क्या है बुआ, dt। ठीक है, तो अब बताइए तो q बराबर क्या होगा, अलग अलग कर दूँ इंटीग्रेशन, और अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मेरे बेसिक मैथमेटिक्स वाले में जाकर के और आप सबसे पहले एक बार वो देख लीजिए। ठीक है, आपको अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे लोग ये तो लिमिट की ज़रूरत नहीं है, तो q बराबर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, पावर एक जुड़ जाएगा तो 2 + 1/3। आप इंटीग्रेशन का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये कहता है, ये मक्खी बहुत परेशान कर रहा है, हाँ, तो ये कह सकता है, ठीक है, कि देखो 2 + 1/2 + 1 तो 3/3 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 t के पावर 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। बताओ q बराबर क्या मिलेगा हमको, तो q बराबर मिलेगा t के पावर 3 + t²। मिल गया। अब कह रहा है टाइम बराबर दूसरे सेकंड पे चेक करना है, तो बताओ क्यों, तो टाइम बराबर दूसरा तो 2 के पावर 3, क्योंकि टाइम ही बोल रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है टाइम बराबर 2। देखिए ना यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि 2 सेकंड पे निकाल के दिखाइए, तो जहाँ भी t है वहाँ कितना रख देंगे बुआ 2, तो 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, यानी 12 कूलम। कितना कूलम बुआ, 12 कूलम। तो आपको चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे लोग, 12 कूलम। तो आप समझ गए, आपको इस तरह के क्वेश्चन से भी डील करने पड़ेंगे। तो जब आपको अगर मान के चलिए आपने क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि बउआ q बराबर 2, t बराबर 1, तो एक बच्चा भी वाक़ई बना देगा i बराबर q/2 यानी 2/1, या अगर i बराबर 3 और t बराबर 1 तो आराम से बता दीजिएगा q बराबर it मतलब 3 × 1। तो ये तो बच्चा भी बना लेगा ना, मैं इसके लिए तो आपको तैयारी नहीं कर रहा हूँ, हम तो तैयार कर रहे हैं इसके लिए भाई साहब कि अगर आपको करंट का मान ऐसे दिया हुआ रहे और आपको बोलेगा इतना टाइम में हमको करंट निकाल के दिखाइए, तो आप सिंपल ये वाला मेथड यूज कीजिए भाई साहब, इंटीग्रेशन कीजिए और निकाल दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अब बच्चे लोग चलिए, तो अब बच्चे लोग हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है, पॉइंट 1 चार्ज। अब यहाँ से प्रॉपर्टी जो स्टार्ट हो रही है, एकदम कहते हैं छुच्छे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, मतलब इतना इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव आएगा कि आप हैरान हो जाओगे कि क्या बोर्ड एग्जाम्स में सर ने जो बोला बिल्कुल पूरे वही पढ़ाई से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। अब बिल्कुल आएगा, बस आप खाली समझो, खाली ध्यान से। ठीक है ना, लोग ऑब्जेक्टिव को छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंपल सी बात है, तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, दूसरा, अच्छा अब बताइए अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो पहली बात, और ये क्वांटिटी कैसा है, स्केलर के अलावा कैसा है, फंडामेंटल है कि ड्राइव है। आया ना आपके मन में फंडामेंटल, गलत, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाया था, क्वांटिटी नहीं लिखवाया था। याद रखिए इस दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कौन कौन, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कहीं पे चार्ज आया, नहीं आया, तो यहाँ पे करंट आएगा, टाइम आएगा, लेकिन चार्ज नहीं आएगा। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि चार्ज क्या है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि वो 2 से मिलकर उसका निर्माण हुआ है। तो क्या बोलेंगे, इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। यह कैसा क्वांटिटी है बुआ, ये डिराइव क्वांटिटी है। तो क्या बोलेंगे, इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। पॉइंट तीसरा, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो जरा बताइएगा बच्चे लोग फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमारे सामने है, I बराबर Q/T, Q/T। तो बताइए Q बराबर क्या होगा, IT। तो अब बताइए तो बच्चे लोग एसआई यूनिट में करंट का होता है एम्पियर, टाइम का होता है सेकेंड, तो एम्पियर गुने सेकेंड को एक शब्द में कूलम्ब कह सकते हैं। तो आज के बाद कोई पूछता है चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, तो तुरंत क्या बोलिए वो लोग, कूलम्ब। क्या बोलिए बच्चे लोग, कूलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट तो क्या बोलिएगा बच्चे लोग, कूलम्ब। ओके, चलिए अब सवाल आता है अदर यूनिट। और भी यूनिट होते हैं भाई, एक ही थोड़ी ना होता है, सारा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देना। क्या हम इसको लिख सकते हैं, एम्पियर आवर। तो देखिए अभी मैं नंबर के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मात्रक क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2016 में। तो एम्पियर, तो एम्पियर का मतलब होता है, हाँ एम्पियर मतलब होता है बुआ, यहाँ पर देखिए एम्पियर, और 1 घंटा में कितना सेकेंड,
तो 3600 सेकेंड। तो आप बताइए तो बच्चे लोग 3600 और एम्पियर गुने सेकेंड, तो देखो 3600 और एम्पियर गुने सेकेंड को हम लोग कूलम कहते हैं ना, तो बताइए 3600 कूलम। तो कोई पूछेगा 1 एम्पियर आवर में कितना कूलम होता है, तो क्या बोलिएगा 3600। और एम्पियर आवर किसका मात्रक होता है, किसका यूनिट होता है, तो तुरंत बोलिएगा चार्ज का। 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, सर सीजीएस यूनिट क्या होता है। सीजीएस यूनिट, देखिए बउआ, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगभग आपको जहां भी सीजीएस मात्रक पूछेगा तुरंत आप वहां पर एक शब्द ऐड कर दीजिए स्टैट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैट, और एसआई को चिपका दीजिए। तो एसआई मात्रक क्या है बुआ, स्टैट कूलम, स्टैट एम्पियर, स्टैट वोल्ट, स्टैट फराड, सिंपल। तो जहां भी पूछेगा सीजीएस आप एसआई का जो कूलम है उसको चिपका देना इसमें। तो बताइए तो बच्चे लोग सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा आपका, स्टैट कूलम, जिसको हम लोग ईएसयू भी कहते हैं, ईएसयू, नोट करते हुए चलना है आपको। तो बताइए सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, स्टैट कूलम, ठीक है भाई साहब। इसका एक और नाम है, जैसे आपका नाम होता है ना कि गोलू, सोनू, मोनू, ऐसा नाम होता है ना, जैस्मिन, जैक, ये सब अभी तो बहुत नाम चल गया ना इंस्टा पे, क्वीन, पापा की परी, है ना। तो हाँ, पापा की परी दीवार पे चढ़ी, है ना, है अपने क्लास में भी एक बच्ची है, पापा की परी दीवार पे चढ़ी, दीवार पे चढ़ के कूद जाती है, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पे देखिएगा स्टैट कूलम, तो यहाँ पर भी देखिएगा इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ईएसयू, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बताइए बच्चे लोग, कोई आपसे पूछेगा कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम, बोलिए चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम। फिर से बोलिए, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम। चार्ज का सीजीएस यूनिट तो क्या बोलिएगा बच्चे लोग, स्टैट कूलम। क्या बोलिएगा बच्चे लोग, स्टैट कूलम। चलिए अब हमारे सामने आता है 6 नंबर पॉइंट 6। अब क्वेश्चन आता है, एक कूलम में कितना ईएसयू होता है, मतलब कितना स्टैट कूलम होता है। तो एक कूलम में याद कर लीजिए 3 × 10⁹ ईएसयू, ठीक है। तो आपसे मैं पूछता हूं, बताइए मेरे साथ, आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, एक कूलम में कितना ईएसयू, 3 × 10⁹ ईएसयू। फिर से बोलिए, एक कूलम में कितना ईएसयू, 3 × 10⁹ ईएसयू। बच्चे लोग याद रखिएगा, आपको इसको कितनों रट लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, याद हो जाएगा। कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है और कुछ चीज़ें याद रह जाती है, तो उसी में से ये है, कुछ चीज़ें याद रह जाएगी आपको, ठीक है। तो एक कूलम में कितना होता है, 3 × 10⁹ ईएसयू। अगर मैं उल्टा कर दूं कि सर एक ईएसयू में कितना होता है, तो 1/, इसको नीचे ले आइएगा, 3 × 10⁹ कूलम, ठीक। अब बताओ, तो अगर इसको तोड़ना चाहो तो पैसे तोड़ सकते हो, 1/3 10⁻⁻9 कूलम। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, छुच्छे है, बताऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो बताओ बच्चे लोग, इसका हो जाएगा 0.33 नैनो कूलम, 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, नैनो कूलम। तो बताइए एक ईएसयू में कितना हुआ, 0.33 9, उसी को -9 को बोलते हैं नैनो कूलम। तो आपको समझ में आ गया होगा एक ईएसयू में कितना होता है। चलिए हाँ, अब एक बात पूछूंगा आपसे, प्रैक्टिकल यूनिट खरीद बेचने के लिए, प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे हमारे पास क्या है बच्चे लोग, हम जानते हैं कि हम फीता से मापते हैं, लेकिन अपने घरे जाओ फीता से नहीं हो पाता है, बोलेगा 1 धूर 2 धूर 10 बीघा 10 कट्ठा, मीटर में नहीं खरीदते हैं, जबकि एसआई मात्रक मीटर है। तो कई चीज़ें जो एसआई मात्रक है हम उसमें खरीद बिक्री नहीं करते हैं, हम अलग मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे लोग, जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसका नाम है फराडे। क्या नाम है बुआ, फराडे, नॉट फ्राड, फराडे। तो आपसे कोई पूछेगा एक फराडे में कितना कूलम होता है, तो 96,500 केमिस्ट्री वाले सर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में पढ़ाएंगे। एक फराडे में कितना होता है, 96,500 कूलम। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे लोग, 7वां नंबर पॉइंट हो गया। तो आई थिंक आपको ये अभी तक पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे कि हाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 8वां, क्वांटम वैल्यू, ये भी 2009 में पूछा हुआ है, क्वांटम वैल्यू। तो ये वैल्यू था 4.78,
10 के पावर -10 ESU। ठीक है, ये सब कुछ ऐसा डेटा जिसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न वाले सेक्टर में। लेकिन अभी आप डायरेक्ट याद रखिए कि एक क्वांटम में कितना होता है बच्चे लोग, 4.78। क्वांटम का मतलब होता था कि सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ के लाइए, तो उस समय सबसे छोटी वैल्यू कितनी ढूंढी गई, इतनी, इसीलिए इसको बोल दिया गया हुआ क्वांटम वैल्यू। कौन सा वैल्यू हुआ, क्वांटम वैल्यू। इसके बाद 9वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, देखो बउआ, जनरेटर का जब खोज हुआ तो एक बार में जितना जनरेटर चार्ज को भेज रहा था उसी को हम लोगों ने गुच्छा बनाकर क्या नाम रख दिया बुआ, EMU। तो इसका होता है एब कूलम। क्या होता है बुआ इसका मात्रक, एब कूलम। ठीक है, तो अब सवाल आता है एक एब कूलम में कितना होता है, एक एब कूलम्ब में कितना कूलम्ब होता है। ठीक है, ये हमारे पास से क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास आता है बच्चे लोग, तो एक एब कूलम्ब में कितना कूलम्ब होता है, या आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखता हूँ कि कितने बच्चे लोगों को याद है एक एब कूलम्ब में कितना कूलम्ब होता है। फिर आता है बच्चे लोग डायमेंशन। तो देखो डायमेंशन में देखिएगा, चार्ज का होता है I, तो I को A लिखते हैं। बताओ ना, Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, IT। तो I को A और टाइम को T, तो क्या फॉर्मूला होगा, AT। तो बताइए डायमेंशन क्या है बुआ, AT। डायमेंशन क्या है, AT। 11 चार्ज की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है बच्चे लोग फराडे। देखिए चार्ज को सबसे बड़ा यूनिट क्या है बुआ, फराडे। तो यहां पर अगले पॉइंट में लिखवाएंगे आपको, फराडे इज ए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और फ्रैंकलिन सबसे छोटी यूनिट है, तो क्या बोलेंगे, फ्रैंकलिन इज ए स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट है वो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चे लोग हम लोग अभी केवल 12 पॉइंट्स ही पढ़ पाए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे आगे, और इसके बाद इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पढ़ लेंगे, और इस पर बिहार बोर्ड के पूछे हुए सारे क्वेश्चन बना लेंगे।